क्लास 8 सेशन एंडिंग एग्ज़ाम साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली सॉल्व। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। बूजो एंड पहेली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब्स इन सेल्स बट टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ए एंड बी। तो बूजो और पहेली ने क्या किया है, ये भोजो का एक्सपेरिमेंट है और ये पहेली का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, सेम बल्ब लिए हैं, सेम सेल लिए हैं, बट सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट है। बल्ब सेल वगैरह सेम है बट सोल्यूशन दोनों के अलग अलग हैं। दे फाउंड दैट द बल्ब इन द सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली। तो ये वाला जो सेटअप है भोजो वाला, इसमें जो बल्ब चमक रहा है ना वो ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है एज़ कम्पेयर टू बी। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? देखो, अगर बल्ब ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है ना तो इसका ये कंक्लूजन है कि उस सर्किट में करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो हो रहा है या फिर हायर करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में जो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो हायर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द सेटअप ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के दो मेथड जो पानी को बचाते हैं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड और स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है फव्वारे के तौर पर ऐसे करके, है ना, खेत में लगा हुआ आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा पानी, और ड्रिप मतलब बूंद 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 पानी गिरता है। ये वाटर को बचाने के तरीके हैं और इससे इरिगेशन भी अच्छी होती है। क्वेश्चन 3 है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो मलेरिया फैलाने वाला कौन सा मच्छर होता है? तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। तो साउंड तो देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। क्वेश्चन 5 है, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड्स। तो रोड्स पर बिटुमिन लगाया जाता है। नेक्स्ट है, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth the rod। तो देखो, जब सपोज करो कि आपके पास एक रॉड है ग्लास की, आप सिल्क के कपड़े पे उसको घिस रहे हो, तो रॉड कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी? तो देखो, रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और क्लोथ जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन 7 है, रिप्रोडक्टिव एज इन वीमेन स्टार्ट। तो रिप्रोडक्टिव एज तब से स्टार्ट हो जाती है विमेन में जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, पीरियड जब से स्टार्ट होते हैं तब से विमेन प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्वेश्चन 8 है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो कि आप शीशे में देखते हैं डेली खुद को, वो एक प्लेन मिरर होता है और जितना आपकी जो आपका साइज़ है उतना ही दिखता है मिरर में, और इमेज बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बनती है उसमें। सेक्शन बी है, देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग। तो कौन सा, मतलब ढोलक जो है वो वाइब्रेट करके उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं? देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और सिंपल भी होता है ना। इसमें आपको ना जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम है वो भी आपको पूरा बना करके दिखाना है कि किस तरीके से इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस और लाई इन द सेम प्लेन, और आप डायग्राम भी बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें हमें, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर हम चार्ज ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से छू लेते हैं तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अच्छी कंडक्टर है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच्ड विद हैंड आवर बॉडी कंडक्ट इज चार्ज टू द अर्थ, हैंस बाय दिस वे चार्ज बॉडी लूजेज इज चार्ज। तो ह्यूमन बॉडी क्योंकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, और हम जब एक चार्ज बॉडी को छूते हैं तो हमारी बॉडी के थ्रू वो जो चार्ज है अर्थ में, ज़मीन में चला जाता है, इसलिए वो बॉडी अनचार्ज या फिर डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, और वाला जो है क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल।
वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सीस्मोग्राफ, इज़ इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो देखो 3 वाला तो इतना डैमेज नहीं पहुंचाता है, जो जैसे कि 6 से ऊपर वाले होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की मेजर कर दी जाती है। तो भाई कितना भी आएगा, अगर 3 भी आएगा ना तो सीस्मोग्राफ पे तो वो रीडिंग आ ही जाएगी, मतलब 1 से लेकर के 10 तक जितना भी आता है अर्थक्वेक वो रीडिंग तो आ जाती है सीस्मोग्राफ पे। बट अगर 3 का है ना तो वो इतने डिस्ट्रक्शन नहीं पहुंचाएगा। 5 से ज़्यादा अगर होता है तो वो अर्थक्वेक हम डिस्ट्रक्टिव मानते हैं, यानी कि वो अर्थक्वेक नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा होता है। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। तो जो पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में उसी को ही हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो देखो इन फीमेल्स द ओवा और एग्स बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर ऑफ एज। तो ये 10 से मतलब 9 से स्टार्ट हो जाती है, और किसी को 15-16 तक भी, कुछ बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि पीरियड्स लेट भी स्टार्ट होते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है, एग्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं प्यूबर्टी जैसे ही हिट होती है, यानी कि जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। 1 egg get matured and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। तो हर 30 दिन के आसपास जो है ओवरी से एग रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड इट begins to develop. This result in pregnancy. If fertilization failed to take place, the ovum or the released egg and the thickened lining of uterus along with blood vessels are shed off. This causes bleeding in women. This is called menstruation. This occurs once in 28 to 30 days. तो 30 डेज़ के आसपास जो होता है menstruation होता है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो हर महीने एक एग रिलीज़ करती हैं। और क्या होता है, अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वह फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइज अगर वो नहीं हुआ तो फिर ब्लड वेसल्स और यूट्रस की लिनिंग से वो हट जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो मतलब क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो? तो भाई बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है ना, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है उसमें पानी चला गया तो शॉक लग सकता है। तो नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। बारिश के टाइम पर नहीं कराना चाहिए। इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूजन एज द वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोक्यूजन यानी कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी है, पहला क्वेश्चन है इसका 14। अ पेंडुलम ऑसिलेट 60 टाइम्स इन 30 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो पेंडुलम जो है ना वो 60 पर ऑसिलेट कर जाता है 3 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, कितनी बार ऑसिलेट हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो यानी कि 60/3। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 20 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम ऊपर आ जाएगा और ऑसिलेशन नीचे आ जाएंगी, तो 0.05 सेकेंड लगेंगे एक ऑसिलेशन के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन एडोलेसेंस, लिस्ट एनी 4 चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस बेसिकली जो टीनेज वाला टाइम होता है ना, 13 से लेकर के जो हम बड़े हो रहे होते हैं, मिडिल एजेस जो मतलब मिडिल स्कूल आप कह सकते हैं, क्लास 6, 7, 8 इससे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो एडोलेसेंस होता है। और बॉडी में इस टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर का ग्रो हो जाना। तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सडन इंक्रीज इन हाइट, एकदम से हाइट बढ़ जाती है। हेयर जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर ग्रो होने लगते हैं। जो वॉइस होती है ना लड़कों की, वो होर्स हो जाती है, भारी हो जाती है, और लड़कियों की वॉइस श्रिल, थोड़ी पतली हो जाती है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन बॉयज़। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। तो क्या होता है कि लड़कियों का जो हिप एरिया होता है वो चौड़ा होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, और
लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, लड़कों की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा, लड़कियों के भी डिफरेंट पार्ट पे हेयर ग्रोथ होने लगती है एडोलसेंस के टाइम पर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और आपके आसपास कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी एक मेटल पर कोई दूसरी मेटल की परत चढ़ा देना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल, टैप्स, रिम्स ऑफ साइकिल, शावर्स, द हैंडल बार ऑफ साइकिल एंड बाइक्स, गैस बर्नर, टिन कैंस, मेटलिक अलमीरा, बकल ऑफ बेल्ट। तो काफ़ी सारी जो मेटल की चीज़ें होती है ना, उन पे मतलब दूसरी मेटल की कोटिंग की जाती है बेसिकली, ताकि वो शाइनी रहे, दिखने में अच्छी रहे, कोरोजन वगैरह उन पे ना हो। कई सारे इसके रीज़न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ट्रू फॉल्स बताना है। तो अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हम एडवांस में अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कहने कर सकते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये भी बात गलत है, लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाय फ्रिक्शन, कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाय फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन से है ना वो नहीं करते, कॉपर रॉड को तो आप लोग घिस करके चार्ज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी जो है, इसमें हमें डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का और लेबल करना है रेटिना, इरिस और क्रिस्टलाइन लेंस और तो ये आप देखिए बुक से बना सकते हैं। 5 ways टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। अपनी आँखों को मतलब वॉश करते रहना चाहिए। अगर आँख में कुछ चला जाए तो बहुत ज़्यादा घिस के उसको नहीं निकालना चाहिए, उससे आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अच्छी लाइट में ही हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से पास या दूर करके हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। इफ़ एडवाइज्ड तो आपको चश्मा भी लगा लेना चाहिए। टू मच और टू लिटिल लाइट आँखों के लिए ख़राब होती है। और सन जो है उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। अपनी आँख को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर डस्ट पार्टिकल आँख में चले जाएं तो साफ़ पानी से आँख धो लेनी चाहिए। और ना इम्प्रूवमेंट हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें हमें बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अर्थिंग क्या होता है और 3 मेजर्स बताने हैं जिससे हम खुद को लाइटनिंग से बचा सकते हैं। तो देखो, अर्थिंग का मतलब होता है जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको अर्थ में पास ऑन कर देना, यही अर्थिंग होती है, ताकि झटका लगने से बच सके। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब 3 तरीके जिससे हम लोग खुद को झटके लगने से बचा सकते हैं लाइटनिंग से। डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग लाइटिंग। जब बिजली कड़क रही हो तो टीवी और केबल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टे इंडोर्स और अंडर कवर्ड एरिया, तो कवर्ड एरिया के अंदर रहना चाहिए। डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली कड़क रही हो उस समय पर नहाना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बाहर हैं तो स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 20 जो है, इसमें एक वर्ड का आंसर देना है। द टर्म यूज्ड फॉर सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये होते हैं हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़, मतलब बाहर गले में ऐसा मोटा सा बाहर जो निकला होता है उसको हम लोग एडम एप्पल बोलते हैं। हार्मोन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रीज थायरॉक्सिन, तो उसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो ये 1 वर्ड के थे। अब हमारा सेक्शन ई आता है। तो सेक्शन ई जो है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप उगाने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है? सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो एग्रीकल्चर में हम लोग को सॉइल को टर्न करना होता है, इसको लूजन करना होता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। तो नेम द ऑर्गेनिज्म वाइडली नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो ये तो हम लोगों को वैसे ही याद रहना चाहिए कि जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, है ना, ये जो होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में ह्यूमस को ऐड करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? तो
तो यहाँ पे देखिए आंसर है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। वाई इज़ मैन्योर समटाइम एडिड टू सॉइल बिफोर द प्रोसेस ऑफ टिलिंग। तो मैन्योर को क्यों ऐड किया जाता है कई बार टिलिंग करने से पहले? तो प्रॉपर मिक्सिंग होती है मैन्योर की सॉइल में अगर हम टिलिंग करने से पहले मैन्योर को डाल देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है। राइट टू इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। तो सॉइल को टर्न करना और लूज करना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो जो टर्निंग करने से, लूजन करने से क्या होता है, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म वहाँ पे ग्रो होते हैं, फिर अर्थवॉर्म उस पर पॉटी करते हैं और उससे जो ह्यूमस ऐड होता है तो काफ़ी उर्वरकता बढ़ जाती है उस मिट्टी की। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सोर्स है क्योंकि हम उसको पाइप से, जैसे गैस पाइपलाइन लगी होती है ना घर पे, तो पाइप से हम लोग नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हमें आगे बोला गया है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा चैप्टर से ही लिया गया है। 2 स्टेट जिसमें नेचुरल गैस मिलती है इंडिया में। तो इंडिया में जो है नेचुरल गैस हम लोगों को गुजरात में, हमें त्रिपुरा में, राजस्थान में, सॉरी गुजरात में नहीं मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर हम लोगों को गैस मिलती है। वाई इज़ नेचुरल गैस कॉल्ड आइडियल फ्यूल? तो आइडियल फ्यूल हम नेचुरल गैस को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाई इसको ईजीली ट्रांसपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, हाई प्रेशर पर हम लोग, है ना, इसको स्टोर कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही कम पॉल्यूटिंग होता है और ये क्लीन होता है, तो आइडियल फ्यूल है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो जो सीएनजी की फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट टू यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के 2 यूजेस क्या हैं भाई? हम लोग ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है ना पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो काफ़ी सारे इसके यूजेस हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देख लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है? तो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कौन फिक्स कर सकता है? तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 यूजेस क्या क्या हैं? यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं वो प्लांट में फिर से इस्तेमाल हो जाते हैं और फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस वापस से एनवायरनमेंट में भी जा सकती है। व्हाट हैपन टू प्लांट एंड एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ। तो भाई डेथ के बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है एनिमल्स वगैरह में, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट उनको फिर से यूज़ कर लेता है। फिर उसके बाद सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को, वापस एनवायरनमेंट में वो चला जाता है। इसीलिए जो एनवायरनमेंट में परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहता है, लगभग 78%। तो ये हम लोगों का पूरा पेपर हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।